के साथ लोकेश जगवानी। पिछले महीने लीबिया में आतंकवादियों की ओर से अपहरण किए गए 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने दी। छोड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। आपको बता दें, इन भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वे सभी साथ में अपने वतन भारत लौटने के लिए त्रिपोली हवाई अड्डे जा रहे थे। भारत लगातार इन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। आज सभी 7 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। वहीं पंजाब सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी के बाद करीब 6 महीने के बाद पहली बार स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकते हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को परिजनों के लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जाने की अनुमति मिलेगी। पंजाब सरकार ने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल सैनिटाइज करना होगा। फर्नीचर, स्टेशनरी, स्टोरेज, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन समेत हर जगह को सैनिटाइज करना होगा। वहीं एनटीए ने आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा एक बार फिर से आयोजित कराने का फैसला सुनाया है। नीट की परीक्षा 14 अक्टूबर को उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो कि कोविड संक्रमण के चलते 13 सितंबर को आयोजित हुई नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। 14 अक्टूबर को नीट परीक्षा के आयोजन के बाद परिणामों की घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी। सुबह से परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अब कुछ दिन और इंतजार करना होगा। एनटीए नीट परिणाम के साथ फाइनल आंसर की और रैंक लिस्ट जारी करेगी। नीट 13 सितंबर को देश के 3,848 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें शहर में तकरीबन 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इसमें 20,000 विद्यार्थी शामिल थे। देश भर से 90% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जालंधर में किसान संगठनों ने पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा पर हमला कर दिया। जालंधर के चोलांग गांव में टोल प्लाजा पर बीजेपी पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। वहीं इस दौरान अश्विनी शर्मा ने कहा कि हमला करने वालों में कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं जो कि किसानों का आंदोलन फेल करना चाहते हैं। वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि गोवा देश में पहला हर घर जल राज्य का गौरव हासिल कर चुका है। इस पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और हर घर नल से जल इस स्कीम लॉन्च की थी और इस स्कीम लॉन्च करने के बाद हमारे जल संवर्धन मंत्री श्री शेखावत जी, उन्होंने हमें कहा कि गोवा 2 नंबर पे स्टेट है, आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे था विच इज अप्रोक्सीमेटली 98% और वी आर अप्रोक्सीमेटली एट 93%। उन्होंने हमें कहा कि आपका टारगेट आपको 2 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। उसी तरह से मैंने हमारे पूरे डिपार्टमेंट्स की सभी की मीटिंग ली और उनको टारगेट दिया कि 2 अक्टूबर से पहले अपने को हर घर नल हर घर जल ये टारगेट कंप्लीट करना है। और उसी तहत हमने एक काम किया कि जितने सारे ग्राम पंचायत में जितने रजिस्टर्ड घर हैं, फिर से मैं रिप्लाई करता हूँ, जितने सारे ग्राम पंचायत में जितने रजिस्टर्ड घर हैं उतने सभी रजिस्टर्ड घर में नल पहुंचाने का काम हमारे पीडब्ल्यू। भारत और चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बीआरओ द्वारा बनाए गए पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पुलों के उद्घाटन पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि हमने अस्थायी पुलों को स्थायी पुलों में बदल दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रिजिंग का। तो पहले तो हम उस पर टेम्प्रेरी ब्रिजेस, बेली ब्रिज लॉन्च करते हैं जो क्लास 24 के होते हैं, जबकि 24 टन का उस पर लोड जा सकता है।
तो आस्ते आस्ते जो है हम फिर बाकी इसको परमानेंट ब्रिजेस बनाते हैं क्लास 70 के। तो इस बार हमने इसको काफ़ी फोकस दिया है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें, ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है, बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरिया। हाथरस कांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झांसी से एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आ गई। अपने साथी के साथ कोचिंग से लौटते समय ग्वालियर मार्ग पर स्थित पॉलिटेक्निक के बॉयज हॉस्टल के पास बात करते समय छात्रा को 10 से 15 छात्रों ने घेर लिया और उसे घसीटते हुए हॉस्टल के अंदर ले गए। वहां छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और इसे डिलीट करने के नाम पर 2000 रुपए ऑनलाइन युवकों ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए और दुष्कर्म किया। मौके पर पहुंचे सिपाही को देखकर छात्र फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत और रोहित सैनी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी छात्रों की तलाश की जा रही है। दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर 13 अक्टूबर से खुलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह मंदिर केवल शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच खुलेगा। मंदिर में लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद जो लोग मंदिर के अंदर रहेंगे वे 8 बजे तक भीतर दर्शन कर सकेंगे। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन तो हो सकेंगे, लेकिन मंदिर का एग्जीबिशन हॉल बंद रहेगा। मंदिर में आने वालों के लिए म्यूजिकल फाउंटेन खुला रहेगा। म्यूजिकल फाउंटेन में भी दूरी का ध्यान रखते हुए सीमित संख्या में लोगों को बैठाया जाएगा। मंदिर में प्रवेश के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिर के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और फिर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मंदिर खुलने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है कि मंदिर में घूमने आएंगे, बट बहुत लोगों की भी इच्छा थी। हमारे घर में सब परिवार घूमने आए थे, तो अब खुल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल से आप देखने आओगे? हाँ, कल आएंगे हम। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नोएडा में सेक्टर 62। आप पहले भी आ चुके हैं क्या यहाँ पर मंदिर अक्षरधाम, या पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। हाँ। तो आज क्या हुआ, अंदर नहीं जाने दिया? आज अंदर जाने नहीं दिया जी। यहाँ पर बंद 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 पुलिस वाले रोक रहे। कैसे बंद है? कोरोना के वजह से। अच्छा, तो क्या पता चला अभी? हमें पता ये चला है कि जी कल मंदिर खुलेगा। अच्छा, तो इतने दिनों के बाद जो है मंदिर खुल रहा है। केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब लीडरशिप दिल्ली में जंतर मंतर में किसानों के हक में डटी हुई है। आप नेताओं की तरफ से आज जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने भगवंत मान समेत अन्य आप नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भगवंत मान ने इस मौके पर भाषण भी दिया और कहा कि हम यहां फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बैठे, हम हर हाल में सरकार को इतना विवश कर देंगे कि वे अपना ये काला कानून वापस ले लेंगे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी पहुंचे। जंतर मंतर पे जो तीनों किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ये टाइम ऐसा है जो धान की कटाई का टाइम है और अगली फसल बुआई का टाइम है। ऐसे समय में किसानों को खेत में होना चाहिए था और वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। पूरे देश के अंदर इन कानूनों का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों से छीन के कंपनियों के हाथ में दे देंगे। हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून केंद्र सरकार। जम्मू के क्लस्टर विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया के विरोध में सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्रों को सोमवार को हिरासत में लिया गया। एबीवीपी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मौजूदा शैक्षणिक सत्र में शुल्क घटाने, नए दाखिलों के लिए पोर्टल फिर से शुरू करने और छात्रावास शुल्क माफ करने की मांग कर रहा है। छात्र संगठन का कहना है कि परिसर में कोई भी छात्र नहीं है, ऐसे में छात्रावास शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। छात्रों द्वारा सचिवालय की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग जाम करने की कोशिश पर
पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। एबीवीपी के प्रदेश सचिव मुकेश मनहास ने कहा, कुलपति को उप मजिस्ट्रेट को पिछले हफ्ते सौंपे गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 5 साल की बेटी को कथित रूप से धमकी देने के मामले को लेकर रांची देहात के एसपी नौशाद आलम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रोग्रेस से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसने थ्रेट किया था, कितनी इतनी भद्दी गालियाँ जो उसने इंस्टाग्राम पर जो लिखा था वो लोकेट हो गए और उनको डिटेन भी कर लिया गया है। और उनको लाने के लिए चूँकि यहाँ से टीम जा रही है जो कि इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो लेके जा रहे हैं, आज ही जाएंगे। जाने के बाद हम प्रक्रिया है माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करना हो गया। वो ट्रांजिट परमिट हम लोगों को मिलेगा, फिर वो लेके आएंगे और उससे जो भी जुड़े हुए जो लोग भी है उन पर जांच पड़ताल की जा रही। उम्मीद है कि 1-2 आदमी और हैं, उनको भी जरूर गिरफ्त में लिया जाए। भारत और चीन में सीमा पर जारी तनाव और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच हमारा देश इन दोनों देशों की हर नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन तैयारियों पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। पहला चीज़ तो ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान के परिवर्तन में हिंदुस्तान के अप्रोच में पूरा परिवर्तन लाया है, सी चेंज लाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या था, पहले यहाँ की सरकार तुष्टीकरण करती थी पाकिस्तान चाइना की, घुटने टेकती थी, बेंड करती थी और जो चाइना हुक्म देता था, पाकिस्तान हुक्म देता था, वही होता था। राष्ट्र की कोई चिंता नहीं करता था। वो मोदी जी ने स्टाइल बदल दिया, इसीलिए चीन बहुत भयभीत है, चीन घबराया हुआ है और चीन लद्दाख में समस्या इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में ये बदलाव आया कैसे, ये उनके चिंता का विषय है। दूसरी बात, जिस तरह से मोदी जी ने राष्ट्र को बहुत सुरक्षित किया है, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है ग्राउंड कमांडर्स को, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे आरएलएसपी से टिकट और सिंबल लेकर ई रमेश पासवान पटना से हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और इसी दौरान रघुनाथपुर से तरकौलिया चौक पर आरएलएसपी समेत गठबंधन के दलीय कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, तो साथ ही जीत की बधाई दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्टी से गठबंधन हुआ है उसके संयोजक और बिहार के आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में जो उनको प्रोजेक्ट किया गया है, यह सारा श्रेय हम आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को हम देते हैं। उन्हीं के रहनुमाई में बिहार का चुनाव हो रहा है। 243 सीट पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हम लोग पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस का एक अनोखा न्याय देखने को मिला। दरअसल 3 दिन पहले तालग्राम के वीरेंद्र की भैंस चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की भैंस बरामद कर ली। भैंस बरामद होने की जानकारी मिलते ही 2 लोग भैंस पर अपना दावा करने पहुंच गए। जब पुलिस दोनों का फैसला नहीं करवा पाई तो उसने मालिक पहचानने का काम भैंस पर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दोनों दावेदारों के बीच में भैंस को छोड़ दिया। दोनों ने आवाज देकर भैंस को अपनी तरफ बुलाया। थोड़ी देर बाद भैंस ने अपने असली मालिक धर्मेंद्र को पहचान लिया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पुलिस के इस फैसले की जिले भर में चर्चा हो रही है। बस क्या मामला आया था आपका? मामला एक भैंस का आया था, 2 पक्ष कह रहे थे मेरी भैंस है, वो कह रहे थे मेरी भैंस। फिर कैसे निर्णय हुआ? मैंने फैसला भैंस के ऊपर ही डाल दिया कि जिस पक्ष की भैंस होगी उसके साथ चली जाएगी। तो मामला निपट गया? हाँ, निपट गया। जिसके साथ जानी थी भैंस, जिसकी थी उसके साथ भैंस चली गई। दूसरे पक्ष ने इस बात को संतुष्ट हो।
बिहार के पटना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया, हमारी पार्टी बिहार में 145 सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ेगी और जीतकर आएगी। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी बिहार की मूलभूत समस्याएं जस की तस हैं। नड्डा साहब क्या बोलेंगे? वो तो दिल्ली में रहते हैं, उनको क्या पता है बिहार के बारे में। बिहार के गांव-गांव में हम लोग घूमते हैं, हम लोग जानते हैं बिहार की स्थिति को। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, अशिक्षा है, कुव्यवस्था है, कोई शासन है यहाँ? ये तो 15 साल इनका शासन देख लिए, राजद का भी शासन देख लिए। इस बार हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तभी एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में कृषि कानून को लेकर हर रोज रोष प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। संगरूर में कृषि कानून को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शन में महिला से बच्चे तक नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि अपनी दादी के साथ 6 साल की बच्ची प्रदर्शन में शामिल हुई, जो कि नरेंद्र मोदी को कह रही है कि मोदी जी आप कानून वापस ले लो, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां आए हुए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली जाएंगे। अगर आपने यह कानून वापस नहीं लिया तो आपकी पिटाई की जाएगी। ये बोल छोटी बच्ची के हैं जो हर रोज धरना प्रदर्शन में शामिल होती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा कि किसानों का गुस्सा और कृषि कानून के विरोध में है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। उनका दावा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अरोड़ा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता सरकार के कारनामों से तंग आ चुकी है और बड़ौदा चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी। और अब की बार भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि आज की मौजूदा जसपा भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
इन्होंने बड़ौदा में 6 साल में कोई विकास कार्य नहीं कराया। आज तो मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे अपना एमएलए समझो। मुख्यमंत्री जो होता है पूरे 90 के 90 हल्कों का एमएलए नहीं, चीफ मिनिस्टर भी होता है 7 साल। उसको उस टाइम देखना चाहिए था। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की हालत माड़ी हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, तो निश्चित रूप से लोग इस चुनाव के माध्यम से ये स्पष्ट। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन से कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। वहीं नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पार्ट 2 पर निशाना साधते हुए पूछा कि पार्ट 1 का श्वेत पत्र मुख्यमंत्री कब जारी करेंगे। वहीं बीजेपी पर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले नीतीश उनके नेता हैं, तो चुनाव के बाद कौन होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से पहला सवाल विपक्ष से, आप गायब कहां हैं और आजकल आपकी बोली कहां है? कौन सा मंत्र है? जनता चाहती है आप बताएं कि आप कितने रिनॉन्ड अपराधी को टिकट दें, जिससे पटना दहशत खाता हो, जिससे पूरा पटना दहशत खाता हो, हाजीपुर दहशत खाता हो। यूपी के गाजियाबाद में नोएडा में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिसकर्मी के घर के बाहर सुरक्षा हेतु लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई, जिसमें बेफिक्र चोर सीसीटीवी के सामने आकर लाखों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में वन मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में 1,66,00,000 से ज्यादा के कार्यों का शिलान्यास किया। पठानिया ने कहा कि उम्मीद है कि इन कार्यों को 1 साल में पूरा करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए प्रदेश में 9 साइट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन 2 साइट्स ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया पूरी करके प्रेजेंटेशन तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी है, जिसमें पराशर झील मंडी और जोत चंबा शामिल हैं। धर्मशाला में आपके सामने हमने कोई 1,66,20,000 के जो शिलान्यास किए हैं, इनका उम्मीद है हम 1 साल के अंदर इनका सारा कार्य कंप्लीट करके इनको समर्पित कर देंगे। इसमें लग्जरी टेंट्स हैं 3 नंबर, और इसमें एक टेंट जो हमें 15 लाख के करीब पड़ रहा है। फिर ट्री टॉप हट जो आप देख रहे हैं नक्शा यहाँ लगा हुआ है, ये कोई 14.5 लाख के करीब एक पड़ रहा है हमें। एक इसी में हम एक फॉरेस्ट हट जो है वो स्तोबरी में एक और बनाने जा रहे हैं, जिसका हमें 20 लाख रुपया एक पूरे सेट का लगेगा। और इसी के साथ एक हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफिस कम क्वार्टर कम रेजिडेंस गुड़करी में कांगड़ा में, जिसका भी हमने यहीं से आज शिलान्यास किया। ये वैसे हम 9 साइट्स। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 दिनों से लापता मूकबधिर 18 वर्ष लड़की का शव संदिग्ध हालत में एक गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल यह मामला मुड़िया गांव का है, जहां पर 3 दिन पहले एक मूकबधिर 18 वर्षीय लड़की 3 दिन से लापता थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस लगातार लड़की की तलाश कर रही थी, तो वहीं अब पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वह शुरू कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत किया गया और तभी से ही पुलिस, परिवारजन और बाकी गांव वालों की मदद से उस बच्ची को, युवती को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और आज उसी प्रयास के क्रम में गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ है और शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेजा गया है। थैंक यू सर। मुकदमा लिखा गया। पुलिस लगातार परिवार के साथ, ग्रामीणों के साथ उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास कर रही थी और आज सबसे पहले पुलिस ही मौके पे पहुंची थी। राजस्थान के सीकर शहर में सोमवार को व्यापार महासभा ने कैनरा बैंक में 8 अक्टूबर को करोड़ों रुपए की लूट के आरोपी को मौके पर पकड़ने पर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया
और इस दौरान सीकर व्यापार महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सीकर पुलिस का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है कि अपनी जान पर खेलकर आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में आगे भी ऐसे सराहनीय और साहसिक कार्य करते रहेंगे। आज सीकर व्यापार महासभा ने केनरा बैंक लूट प्रकरण में हमारे कांस्टेबल भाई दुर्गाराम और देवीलाल ने अपराधी को पकड़ के जो बहुत बड़ा काम किया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के आभारी है और व्यापार मंडल ने उनका स्वागत किया है। और आगे भी हम आशा करते हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करें और पर्दाफाश करें। सम्मान हुआ 8 अक्टूबर को केनरा बैंक में बैंक लूट की वारदात हुई थी, जिसको पुलिस ने तुरंत ही मौके से आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए आज व्यापार मंडल द्वारा टीम को सम्मानित किया गया है। टीम में कौन कौन थे? टीम में कंचन सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल दुर्गा देवी और अपने राय बहादुर ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शनिवार रात जमीन विवाद में एक पुजारी को गोली मारने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और इस घटना के बाद तमाम विरोधी दल योगी सरकार पर निशाना साधते से नहीं चूक रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि संत की सरकार में अब संत ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम को बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के समीप चाड़ा नामक स्थान पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। शनिवार की देर रात पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू की, लेकिन रात में सही जानकारी नहीं मिलने के कारण रविवार की सुबह से तलाश जारी कर दी गई, जिसमें 2 शव चट्टान पर फंसे हुए दिखाई दिए, लेकिन आवागमन का कोई रास्ता नहीं होने के कारण शवों तक नहीं पहुंचा जा सका। वहीं आज शवों को दोपहर बाद एनडीआरएफ और पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद चट्टान से निकाला, तो वहीं शवों का पोस्टमार्टम पीपलकोटी में ही किया गया। दुर्घटना में मृतक बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद और ओबीसी के जिलाध्यक्ष कुलदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पीपलकोटी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन थपलियाल उनके व्यक्तिगत परामर्शदाता थे, जो उनके बीच नहीं रहे। हमारे बहुत ही निष्ठावान और श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने सदैव पार्टी ने अनुशासन को पसंद किया, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। मैं लगभग 27-28 वर्षों से मैंने उनको नज़दीक से देखा और हमको साथ साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बहुत सहृदय और ये कहना चाहिए कि पवित्र हृदय के सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि लगभग शनिवार 5:30 या 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो नेशनल लाइव जो ये बना रहे हैं NH के जो है, इन्होंने बिल्कुल ही ऐसे स्पॉट बना रखा वहाँ पे कि आम आदमी जो अच्छा भी चलाता होगा गाड़ी, वो भी वहाँ पर रिस्की बना रही है इन्होंने, उसको भी डर है वहाँ पे। कल जब परसों शनिवार को एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद अभी तक रेस्क्यू वाले पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसका पीछे 2 कारण है, तो प्रशासन भी सुस्ती दिखा रहा है और जहाँ तक जो आपदा प्रबंधन है, इनके कोई जो मैन हेड हैं जो इनके, वो यहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ भी रस्सी की कमी पड़ रही। इनकेस अगर बंदा थोड़ा अगर जीवित भी रहता तो 3 दिन हो गए, लगभग 72 घंटे के ऊपर चले गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स। झारखंड में उपचुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और इसके लिए नॉमिनेशन का दौर जो है वह भी शुरू हो चुका है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन अपने छोटे भाई बसंत सोरेन के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। साथ में सरकार में शामिल राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम साथ में मौजूद रहेंगे।
सभी दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के नॉमिनेशन में शामिल होंगे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक घर से दूसरे घर भटकते रहे, वो किस नीति सिद्धांत से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनसे उपचुनाव में पूछेंगे। वहीं उत्तराखंड विकासनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरोटीवाला में एक युवक के साथ 3 दिन पूर्व मारपीट की गई थी। मारपीट में बरोटीवाला निवासी युवक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान कल शाम युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आज मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं और फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरे को इंसाफ चाहिए। हंसी मतलब मेरे बच्चे को बहुत बेदर्दी से मारा गया है, जिसकी नाड़ भी तोड़ी हुई थी और सर भी फोड़ा हुआ था, और मैं जिप गया तो मुझे वो नाक की हड्डी भी टूटी हुई, मुझे वो रोड पर पड़ा हुआ मिला और साहब मैं उसको उठाया और लेविन हॉस्पिटल ले गया, और मेरे बच्चे के लिए मैं उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। बरोटीवाला के वाजिद हैं, इनको अफजाल, क्रांति और उसके दोस्तों के द्वारा काफ़ी गंभीर रूप से चोटें पहुंचाई गई। इस संबंध में थाने पे अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद इलाज के दौरान वाजिद की डेथ हो गई है। इसमें अफजाल और क्रांति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी लोग वाजिद के साथ मारपीट में शामिल थे सब जेल जाएंगे, सबको अरेस्ट किया जाएगा। माफ़ी नहीं, नामजद 2 के खिलाफ थी, बाकी उसके साथी को बताया गया है। बाकी जितने साथी इन्वॉल्व पाए जाएंगे सारे के सारे। देश भर में कृषि बिल का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्र में बिल के लाभ की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं उत्तराखंड यमकेश्वर के विधायक ऋतु खंडूरी ने मीडिया के माध्यम से कृषि कानून से होने वाले फायदे किसानों के सामने गिनाए। विधायक ने दावा किया कि इस कानून का लाभ किसानों को फसल बेचने के दौरान कई तरीकों से मिलेगा। किसान दलालों के चंगुल से छूटकर खुद अपनी फसल मंडी में बेच सकेंगे, जिससे उनको उच्च स्तर के दाम फसलों को बेचकर मिलेंगे। तो पहली फ्रीडम उसको चॉइस की हो गई है कि वो मंडी जाना चाहता है, कि वो किसी और मंडी जाना चाहता है, प्रदेश में बेचना चाहता है, देश में बेचना चाहता है या विदेश बेचना चाहता है। तो उसको एक चॉइस मिल गई है कि जहां उसको सबसे अच्छी प्राइस मिलेगी वहां वो इस चीज़ को अपनी बेच सकता है। दूसरा, एमएसपी की भी कहूँगी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी, इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ फसलों में एमएसपी पिछली बार से ज़्यादा दिया है। तो कुछ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। फ्रीडम दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। देखिए, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे उतना ही दाम मिलना चाहिए जितना मैं सोचती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें लाई गई है कि अगर मानिए आपकी फसल, आपने किसी को कहा है, पैसे ले चुके हैं, लेकिन अगर वो उतनी फसल नहीं होती है फिर भी उस व्यक्ति को आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरह से आपकी फसल का बीमा भी है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ये गलत बात चलाई जा रही है कि जी ज़मीन उनकी हो जाएगी। आप अपनी ज़मीन नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि जो गलत बात कांग्रेस की कुछ लोग नेता चला रहे हैं, दुखद है। इस तरह की गलत बातें लोगों के बीच में नहीं लानी चाहिए। वहीं गदरपुर की मंडी में धान की आवक दिनों दिन बढ़ती जा रही है और क्षेत्रीय किसान अपनी धान की फसल को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से धान की फसल अनाज मंडी में आ रही है, लेकिन राइस मिलरों द्वारा धान की खरीद नहीं की जा रही, जिसको लेकर आज आढ़तियों द्वारा मंडी सचिव का घेराव किया गया और कहा गया कि राइस मिलर खरीद करें। है कि मंडी के अंदर कोई खरीदार नहीं है, कोई राइस मिलर आ नहीं रहे हैं, माल पड़ा हुआ है, किसान परेशान है। जो सरकारी रेट है उससे कम से कम 300, 400 रुपये मद्दा मांगा जा रहा है। कोई लिवाल नहीं है, बहुत परेशानी है। किसान उग्र आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब इसीलिए हम मंडी समिति के सचिव महोदय के पास घेराव करने के लिए आए थे कि ये कोई समस्या का समाधान करा जाए, ये धान की बिक्री हो।
इसमें दिक्कत है दोनों तरफ से, राइस मिलर्स की भी दिक्कत है, राइस मिलर्स के जो कच्चा आड़ती है उसकी भी दिक्कत है, और जो मंडी में किसानों का माल आ रहा है वो समस्या उनकी भी है। समस्या इसमें ये है कि जो किसान माल लेके आ रहे हैं उसमें सरकार ने इस बार जो धान खरीद कच्चे आड़ती के बारे में धान खरीद पॉलिसी आई है, उसमें एक तो अभी वर्तमान में यूपी के किसानों के पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं, साथ ही जो केवल 700 कुंटल प्रतिदिन की खरीद इनकी निर्धारित की गई है। तो उससे मेन समस्या ये आ रही है कि एक आधार कार्ड जो किसानों के नाम जमीन है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो इसलिए खरीद में समस्या आ रही है। किसानों को ये शिकायत है कि हमारा धान नहीं निकला, जबकि हमारे कच्चा आड़तियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कच्चा आड़ती जो है वो 700 कुंटल धान ही खरीद सकते हैं। मंडी में धान की आवक बहुत बम्पर है, इससे ऊपर हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है कि हम 700 कुंटल से ऊपर धान ज्यादा नहीं खरीद सकते। अब धान सरप्लस आ रहा है, इसलिए ये किसान का रोष। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से योगी सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार खास प्लान पर काम कर रही है। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का आगाज हो रहा है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन नारी गरिमा और सशक्तिकरण थीम पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छोटे फिल्म प्रदर्शन, सुरक्षा शपथ, नुक्कड़ नाटक, महिलाओं से जुड़े कानूनों का प्रचार और सफल महिलाओं की प्रेरक कहानियां प्रसारित करने जैसे प्रयास लोगों को जागरूक करने में सहायक होंगे। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम को गांव से लेकर वार्ड तक ले जाना होगा। स्कूलों से औद्योगिक इकाइयों तक इस विषय पर जागरूकता बढ़ानी होगी। उधर ऋषिकेश में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने का धंधा अब कारों में भी चलने लगा है। इसका नजारा उस समय देखने को मिला जब पुलिस ने रायवाला के बाजार में एक कार में लाइव मैच देखकर सट्टा लगा रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी में पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप समेत नकदी बरामद की। आरोपियों की पहचान राकेश हिंगोरानी और देवेंद्र सिंह निवासी जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ऑनलाइन सट्टा जो आईपीएल में है वो कर रहे हैं। सूचना पे हम लोग गए तो वहाँ पे 2 लोग मिले हैं। हमने उनसे पूछताछ की, इनके मोबाइल जो देखे तो उसमें हमें जो ये सट्टा कर रहे थे उसकी पुष्टि हुई। हमारे द्वारा इनको गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत आज जो है इनको माननीय न्यायालय पेश किया गया। वहीं भागलपुर के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत बिरनौद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं कोरोना काल में बिहार में होने वाले दूसरी चुनावी रैली में जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोगों के मुंह से मास्क नदारद दिखे और इस दौरान भूपेंद्र यादव ने लोगों से 28 अक्टूबर को मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी पवन यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या बिहार के विकास के लिए जो पिछले 15 सालों में बिहार के विकास की गति को बढ़ाने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए आप एक बार वापस से कहलगांव से भाई पवन यादव को विजय बनाइए। मैं लगातार 5 सालों से उनके काम को देख रहा हूं। अब ये तो कोई शहजादे हैं नहीं, ये तो गरीब किसान के बेटे हैं। और राजनीति में कोई वंशवाद नहीं चलता है, राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, राजनीति किसी की बकौती नहीं है। आप नया रास्ता बनाओ, कहलगांव में नई मंजिलों को हम छुएंगे। ऐसा कहलगांव में इस बार चुनाव परिणाम। वहीं पंजाब में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे लाइन पर डटे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे को पंजाब जाने वाली ट्रेनों को लगातार रद्द करना पड़ रहा है। ऐसे में अंबाला से होकर पंजाब जाने वाले लोग अपना यह सफर ट्रेन के जरिए करने की सोच रहे हैं, तो वे ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि अंबाला से होकर पंजाब जाने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें कितने समय के लिए रद्द की गई, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पंजाब में किसान रजिस्ट्रेशन के चलते हुए अंबाला में 6 गाड़ियां टर्मिनेट की गई हैं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां, और एक पार्सल ट्रेन जो है वो अंबाला में आज टर्मिनेट रहेगी।
और इसका कारण मुख्य तो किसान की एजिटेशन ही है, जिसकी वजह से कि गाड़ियाँ पंजाब साइड को नहीं जा पा रही। अभी तो जब तक एजिटेशन है तब तक तो इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार के बक्सर में दलित महिला से गैंगरेप और पीड़िता के 5 वर्षीय बेटे की हत्या के बाद सूबे की राजनीति गर्मा चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपना बचाव कर रही है। और इसी क्रम में सत्ताधारी बीजेपी के नेता और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गैंगरेप मामले पर कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी नाकामी है, और इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। पुलिस से इसको लेकिन रफा दफा करने की कोशिश है। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। कब तक अरेस्टिंग होगी? पुलिस करेगी। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। लड़की दलित है, निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा कोई। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हाथरस में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यूपी के मथुरा में महापंचायत हुई। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के खिलाफ बालाजीपुरम में किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महापंचायत की गई। पंचायत में जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पंजाब के अकाली दल के पूर्व सांसद जगमीत बरारा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार यूपी को मिले हैं, दुर्भाग्य है हमारा। उनकी जुबान से दंगे की बात रुकती नहीं।
वे बार बार दंगे की बात क्यों करते हैं? अब तो वो शासक हैं, अब उन्हें चिंता करनी चाहिए कि लोग दंगे की बातों को भूल करके विकास की बात करें। वो खुद ही दोहराते हैं इन बातों को, दंगा 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 दंगा। क्या मिल रहा है उनको दंगे की बात करके? हम तो नहीं चाहते दंगा। और किसी बेटी के साथ जो हुआ, कृत्य हुआ, जघन्य अपराध हुआ, ऐसे वक्त पर अगर समाज का हर वर्ग उस परिवार को, असहाय परिवार के साथ खड़ा नहीं होगा तो। उत्तराखंड के थराली में खेत में काम करने के किसान पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मैनगांव निवासी मोहन राम अपने खेत में काम पर गया हुआ था और इसी बीच अचानक से झाड़ियों में छुपा भालू उन पर हमला कर बैठता है और किसान गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया। इसी बीच किसान की चीख पुकार को सुनकर स्थानीय लोग खेत में पहुंचे, जिसके बाद भालू वहां से भाग निकला। वहीं घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर घायल का हाल जाना। घटना ये मोहन राम पुत्र गंगाराम अपने काश्तकारी लिए खेत में गया था। सुबह जैसे ही खेत पहुंचा तो तब तक भालू ने इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया तो तत्काल सूचना मिला, ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, जहाँ पे फर्स्ट एड देने के बाद रिफ़र कर दिया गया कि श्रीनगर भेजा गया और श्रीनगर के लिए यहाँ से 108 के माध्यम से चल भी दिया। हाँ, वन विभाग की पूरी टीम अपने पूरे कर्मचारियों के साथ यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुँची और पूरी हेल्प के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया और उसको यहाँ से 108 के माध्यम से भेजने में पूरी मदद की। ठीक है, ये बड़ी दुखद घटना है। भालू ने इस व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके लिए विभाग के मानकों के अनुरूप मेडिकल के आधार पर जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी तुरंत इसको भुगतान की जाएगी और ये विभाग का पूर्ण सहयोग है। इसके लिए आर्थिक रूप से 5,000 रुपये अग्रिम दिए। सुबह मोहन राम नाम का एक भालू का काटा हुआ पेशेंट आया था, जो कि मेन गांव से था। वो यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास आया है, जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद श्रीनगर के लिए रेफ़र किया है, क्योंकि उसको हेड इंजरी भी है और जो उसको भालू के द्वारा काटा गया है बहुत बुरी तरीके से काटा गया है, जो कि पेशेंट सीरियस है। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानी चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही अवैध शराब कारोबारी सक्रिय हैं। आज पुलिस और आबकारी टीम ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 ड्रम केमिकल और 11 पेटी अवैध शराब सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। चरखारी के एक बबरेठा गांव में एक देवनारायण राजपूत है, उनके मकान में जो कि ट्यूबवेल के पास था, वहां से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से 3 व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। सर, कब से फैक्ट्री संचालित है? इसका तो अभी ठीक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग को लेकर व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अनाज मंडी और पूर्व क्रशर जोन में हुई फायरिंग को लेकर व्यापार मंडल काफी नाराज है। इसके चलते कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। व्यापार मंडल के कुछ लोग पदाधिकारी और उनके साथी यहाँ ज्ञापन देने आए थे बदमाशों के संबंध में और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मैंने उन्हें एश्योर किया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त ही कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी और जब तक इनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाते तब तक चैन से नहीं बैठेगी पुलिस। सर, व्यापारी द्वारा एक 14 तारीख का आश्वासन दिया है, भाई 14 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद में हम अपनी कार्रवाई करेंगे, बाजार बंद करेंगे। हम तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएं। वहीं बिहार में किशनगंज के मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया गया। यहां पर सड़क किनारे हर चौक चौराहों पर अतिक्रमण कर
होटल, चाय और सब्जियों की दुकानें बनाई गई, जिससे शहर के चौक में सड़कों की चौड़ाई कम हो गई, जिसके कारण लगातार शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए जिला पदाधिकारी आदित्य कुमार के आदेश पर और अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी के नेतृत्व में शहर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया। 4 दिनों पहले अतिक्रमणकारियों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया था। वहीं डाक बंगला चौक से बिहार बस स्टैंड के दोनों और खगड़ा मेला गेट तक सैकड़ों अतिक्रमण किए गए। अतिक्रमण के लिए हम लोगों ने कई दफे से फिर कोरोना आ गया, इस वजह से नहीं हटा सके। अब हम लोग चुनाव भी आ गया, फिर नहीं हटा सके। लेकिन अब हमने इसी चुनाव के दौरान भी चुनाव भी कराएंगे और सारा अतिक्रमण शहर से मुक्त करेंगे। कहाँ से कहाँ तक बना? पूरे शहर में आज इस तरफ खगड़ा तक ले जाएंगे और कल गेटवे चौक और वो सब उसके होगा। फिर उसके बाद हम डे मार्केट में करेंगे और पूरे बाजार में करेंगे। ये पूरा आज 1 सप्ताह का अभियान है। हम सारे इंक्रोचमेंट जितने भी अवैध हैं सब रोड के किनारे से हटा देंगे, ताकि जो जाम की समस्या है वो जाम की समस्या से पब्लिक को निजात मिल सके। रविवार रात को उत्तराखंड विकासखंड नरेंद्र नगर की पट्टी धमान सिंह के ग्राम सलडोगी में गुलदार ने एक 7 वर्षीय बालिका को अपना निवाला बना लिया। बच्ची को गुलदार ने उस वक्त अपना निवाला बनाया जब वह अपनी मां के साथ मकान की छत पर खड़ी थी। हाथ लगाए गुलदार ने मां के सामने से बच्ची पर झपटा मारा और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। रात 9:30 बजे की घटना है। लड़की अपनी मम्मी के साथ में बाथरूम के लिए निकली थी। वो बाथरूम करके जैसे बाहर निकली, छत के ऊपर गई तो बाघ ने ऊपर से छत से हमला कर दिया लड़की के ऊपर और उठा के लेके गया। तो पूरे गांव वालों की मकसद से वहाँ गए जंगल में, तो वहाँ पे वो लड़की को उसने मार के रखा हुआ था। फिर ये हमने पुलिस और ये वन विभाग को कंफर्म किया था, तो ये लोग भी आए थे। 10 बजे हमें सूचना मिली और 11 बजे तक हमारी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी गांव में, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला और 1 घंटा लगभग गांव वालों की मदद से हमारी टीम ने बालिका जो थी, छोटी बालिका, उसको ढूंढ लिया था। और उसके बाद और गांव वालों की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जैसा कि यहाँ पे जन आक्रोश भी है और गांव वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमने तुरंत इस बारे में उच्च अधिकारी को बता दिया है और पिंजरा लगाने के लिए और जो शूटर हैं जॉय हिकिल, उनको भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। शाम तक उम्मीद है कि सारी व्यवस्थाएं। वहीं बिहार के नवादा जिले के बरेव गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली गई। दरअसल पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरेव गांव के पास वाहन चेकिंग किया गया। ट्रक ड्राइवर वाहन चेकिंग देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया और तलाशी लेने पर 495 पेटी शराब बरामद की गई। ट्रक सहित शराब उत्पाद कार्यालय लाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं बिहार के सिवान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया तो करीब 1 करोड़ मूल्य रुपए का गांजा बरामद किया गया। एक कैंडल, 35 किलो गांजा सहित कार जब्त की गई। आपको बता दें, मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी छपार चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। यूपी के गोंडा में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। विभागीय जांच में 2 और टीचर संदिग्ध मिले। दोनों शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। तो वहीं मामले में बीएसए ने फाइनल नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। जांच के दौरान टीईटी की मार्कशीट फर्जी पाई गई। जिले में अब तक 60 शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। इन शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और वेतन की रिकवरी की जाएगी। वहीं फर्जी शिक्षकों की तलाश की जा रही है। 2 संदिग्ध शिक्षक हैं, जिसमें एक टीईटी की मार्कशीट फर्जी पाई गई है और एक और है संदिग्ध। अभी उनका नाम मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है। जैसे मैं बता दूंगा बाद में जब क्लियर हो जाएगा। तो उनको फाइनली नोटिस में जारी कर दिए उनका पक्ष लेने के लिए कि वो उपस्थित हों। अगर वो उनका पक्ष जो है सकारात्मक नहीं रहा, सही नहीं रहा,
तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक कितने शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं? अब तक 60 शिक्षक मैं बर्खास्त कर चुका हूँ, अब 2 और लाइन में ही हैं। अगर इनका पक्ष जो सकारात्मक नहीं रहा उनका पक्ष, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। सर, क्या वेतन रिकवरी और FIR अभी जो मैं 2-3 दिन पहले बर्खास्त किया हूँ 8 लोगों को, उनके लिए FIR की तैयारी चल रही है। जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ FIR हो जाएगी। इसके बाद रिकवरी के लिए हम लोग नोटिस जारी करेंगे। सर, क्या आगे भी कार्रवाई ऐसे लोगों पर? बिल्कुल, जांच जारी है। निश्चित रूप से जो गलत हैं, फर्जी हैं, वो पकड़े जाएंगे। किसी न किसी एंगल में वो फंस जाएंगे। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर।